अब देखिए ज्योमेट्री के हम लोग थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं, थ्योरी और थ्योरम्स को देखें, जो कि होगा ट्रायंगल का पार्ट। तो ट्रायंगल में जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, कितने टाइप से बनते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस थ्योरम्स पर होते हैं और थ्योरम आप जो है इसके बारे में आप स्टडी करेंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चनों को ईजिली कर पाएंगे अगर थ्योरम आपको क्लियर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रैक्टिस से आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलैरिटी और जो है आपके कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पर डिपेंड करते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स किसको कहा जाता है, समरूप त्रिभुज जिनको कहते हैं, और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल सर्वांगसम त्रिभुज। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं और दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, दोनों में फर्क क्या है या किस तरह से जो है हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, वही चीज जो है आपके हम लोग पहले देख लें। तो पहले हम लोग डिफरेंस देख लें कि सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में फर्क क्या है या किस तरह से हम लोग इसका फर्क देखेंगे। अब इसमें होता क्या है कि जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल में जो है आपके साइड्स और एंगल्स को कंसिडर करते हैं, तो इसलिए किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 जो है आपके एंगल्स होते हैं। तो अब यहां पे अगर हम बात करें किसी ट्रायंगल की और ट्रायंगल हमने बनाया, तो आपने देखा होगा कि एक ऑप्शन होता है कॉपी पेस्ट। तो हमने इसकी कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, कॉपी किया और इसी के बगल में ऐसे पेस्ट कर दिया, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गई। इसका मतलब कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया। जो साइड्स की लेंथ इसकी है वही इसकी है, जो साइड्स की लेंथ जो है आपके इसकी होगी वही इसकी होगी, और एंगल भी सेम होंगे इसके। तो इसलिए अगर हमने कहा ए बी सी ये है, तो ये ए डैश बी डैश सी डैश ये आपके हो गया, जिसमें ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। फिर एंगल की बात करें तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसी तरह ये एंगल के बराबर होगा। तो ये सारी चीजें सिमिलर हैं, इसके मतलब 6 चीजें एक तरह की हैं, हमने कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन अब इसी ऑप्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, हमने कहा इसको कॉपी तो कर लिया, पेस्ट नहीं किया। कॉपी करने के बाद जब हमने इसको जो है आपके इसके साइज से बड़ा या छोटा कर दिया, अगर मान लीजिए हमने इसको एनलार्ज कर दिया तब पेस्ट किया, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। या इसको हमने अगर डिमिनिश कर दिया, छोटा कर दिया, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब यही चीज यहां और यहां इस तरह से हो सकता है, इस साइज से बड़ा भी और इस साइज से छोटा भी। तो एनलार्ज भी हो सकता है, डिमिनिश भी हो सकता है। तो अगर हमने कॉपी करके पेस्ट करने से पहले इसको एनलार्ज या डिमिनिश करके तब पेस्ट किया, तब ऐसी कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल्स के जो आपके साइड्स होंगे वो डिफर कर जाएंगे। इसका मतलब कि अब जो ऑप्शन में मिलेगा दैट इज ए डैश बी डैश सी डैश, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि ए सी ए डैश सी डैश के बराबर है। अभी जब हमने कॉपी पेस्ट किया था तो ये बराबर था, लेकिन अब बराबर नहीं है। इसी तरह से ए बी ए डैश बी डैश के बराबर नहीं है, बी सी बी डैश सी डैश के बराबर नहीं है। तो ये चीजें बराबर नहीं है। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बात हम लोग देखेंगे वो क्या होगी कि अगर बराबर नहीं है तो फिर क्या है, ये किसी स्पेसिफिक रेशियो में बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर इसकी एक भुजा 2 गुनी हुई है, ये अगर 2 गुनी हुई है तो ये वाली भी इस ए बी की 2 गुनी हो जाएगी, ये वाली भी बी सी की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब एक सेम रेशियो में होगी। अगर 1.5 गुना हो रही है तो तीनों 1.5 गुना हो जाएगी, अगर 3 गुना हो रही है तो तीनों 3 गुना हो जाएगी। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जो है आपके जितनी भी आपके एक तरह से जो भी आप ये कह सकते हैं कि रेशियो हम लोग लगाएंगे, उसी रेशियो में सारी चीजें चेंज करती है, लेकिन एंगल सेम रहेंगे। एंगल जो ये है वही एंगल रहेगा, जो एंगल ये है वही एंगल ये रहेगा, जो एंगल ये है वही एंगल ये रहेगा। इसका मतलब एंगल में कोई फर्क नहीं आया, एंगल सेम था,
लेकिन साइज जैसे हमने 2 गुनी कर दी या आधी कर दी या 1/3 कर दी, मान लीजिए 1/3 कर दिया, तो इस लेंथ का ये 1/3 हो जाएगा, AB का 1/3 ये हो जाएगा, BC का 1/3 ये हो जाएगा। इसके मतलब एक स्पेसिफिक रेशियो में होगा, तो जितना गुना होगा, 2 गुना हो रहा है तो सारी भुजाएं 2 गुनी हो जाएंगी, 1/3 हो रहा है तो 1/3 सारी गुना जो है हो जाएंगी। तो ऐसे 2 ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें, तो इन 2 ट्रायंगल में अगर आप देखें तो 6 चीजें सेम है। 6 चीजें को मतलब 3 साइड्स 3 एंगल्स। तो इसमें इक्वल क्या क्या है? इसमें इक्वल है 3 साइड्स और 3 एंगल्स। इसका मतलब 6 चीजें हैं। और अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें या इसकी बात करें, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या चीज इक्वल है? इक्वल है सिर्फ 3 एंगल्स। और जो साइड्स हैं वो एक स्पेसिफिक रेशियो में बदल गई। क्या क्या चीज हुआ? कॉपी पेस्ट करने पर ये सिमिलर, एक ऑब्जेक्ट एक इमेज, तो ये क्या हो गया? इसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर हो गए, इक्वल हो गया ये 6 साइड। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें एंगल तो सेम होगा लेकिन साइड को हमने किसी ना किसी एक रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी ये 6 चीजें समान होती हैं, इसके मतलब 3 साइड और 3 एंगल्स ये बराबर अगर होंगे, तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुज। तो ये क्या हुए? ये दोनों आपस में सर्वांगसम हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हुए। और ये दोनों आपस में क्या हुए? इनको कहा जाएगा सिमिलर ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुज हुए। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल्स में एंगल तो सेम होता है लेकिन साइड सेम नहीं होती, साइड किसी रेशियो में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो बढ़ जाए चाहे वो घट जाए, तो एक स्पेसिफिक रेशियो में बढ़ घट जाएगी, ये क्या होगी? सिमिलैरिटी। तो हम लोग कहेंगे ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल है, अर्थात त्रिभुज की समरूपता है। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, समरूप त्रिभुज हैं, लेकिन त्रिभुज सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम किसको कहेंगे? कॉन्ग्रुएंसी को। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं ये। तो कॉन्ग्रुएंसी का नियम क्या कहता है? कॉन्ग्रुएंसी का रूल ये कहता है कि सारी चीजें बराबर होनी चाहिए, तीनों साइड और तीनों एंगल। अगर ये बराबर हैं तो जो है आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब कॉन्ग्रुएंट में 6 चीजें बराबर होती हैं। तो अब 6 चीजें बराबर करने के लिए क्या बार बार हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि तीनों साइड पहले बराबर करें फिर तीनों एंगल बराबर करें, तब हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल जो है आपके कॉन्ग्रुएंट है? क्या तब हमें ऐसा कहना पड़ेगा? नहीं। ये 6 चीजें बराबर हो जाएंगी अगर कुछ कंडीशन हो जाए। जैसे पहला SSS मेथड। तो कॉन्ग्रुएंसी का पहला मेथड क्या है? SSS। SSS क्या है? साइड साइड साइड। इसका मतलब कि 3 साइड्स अगर बराबर हैं, तीनों साइड्स अगर बराबर हैं तो एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए 6 चीजों को प्रूफ करने के लिए हमें 6 चीजें नहीं प्रूफ करनी, सिर्फ 3 चीज प्रूफ कर दी है, तीनों साइड बराबर। तो जिस 2 ट्रायंगल्स की तीनों साइड बराबर होंगी उनकी 6 चीजें बराबर होंगी, इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी का पहला जो आपके नियम होगा वो आपके ये हो जाता है। फिर इसी तरह से कॉन्ग्रुएंसी में जो आपके दूसरा नियम होता है, अभी हम लोग इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये SAS मेथड होता है। फिर थर्ड में आपके ASA मेथड होता है और फिर फोर्थ में RHS मेथड होता है। ये आपके 4 मेथड्स हैं। अब इसमें AAA मेथड को एलिमिनेट कर दिया गया। AAA मेथड नहीं होगा। जैसे साइड 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 था, एंगल 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 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप इन दोनों में देख सकते हैं कि 3 एंगल्स तो बराबर हैं, लेकिन क्या इनकी साइड्स बराबर हैं? नहीं, एक स्पेसिफिक रेशियो में है। तो 3 एंगल बराबर होने पर कोई जरूरी नहीं कि साइड बराबर हो, लेकिन 3 साइड बराबर होने पर 3 एंगल बराबर होंगे ही होंगे, ये चीज प्रूव्ड है। इसलिए AA मेथड को
हम लोग नहीं ले सकते या इससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं हो सकती। तो कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ इन 4 चीजों से प्रूव होती है। तो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पे क्वेश्चन अलग बनते हैं और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पे अलग क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं को हम लोगों को पहले एक बार कायदे से समझ लेना है। तो हम लोग एक एक करके हम लोग समझने जा रहे हैं। पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को समझ लें। ये 4 पॉइंट्स कि 4 जो ये पॉइंट्स हैं इसके बेसिस पे कैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात अगर हम करें तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं, जैसे पहला मेथड है एस एस एस। एस डिनोट फॉर साइड और ए डिनोट्स फॉर एंगल। तो एस 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 मेथड के मतलब क्या हुआ? 3 साइड अगर बराबर है किसी भी ट्रायंगल की, कोई भी ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, सपोज कर लिया ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई और ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई। कोई भी 3 साइड आपस में बराबर हो जाए तो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो एंगल भी सेम होंगे। तो इसके सामने का एंगल अगर हम ले रहे हैं तो इसके सामने का ये एंगल बराबर होगा, इसके सामने का ये एंगल अगर हम ले रहे हैं तो इसके सामने का ये एंगल के बराबर होगा, और इसके सामने का एंगल अगर हम ये ले रहे हैं तो इसके सामने का ये एंगल बराबर हो, ये एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ आपकी ये कॉन्ग्रुएंसी है। सेकंड कॉन्ग्रुएंसी का पॉइंट क्या है? एस ए एस मेथड, जिसका मतलब क्या हुआ? साइड एंगल साइड। देखिए इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उनको जरूर ध्यान से देखते चलिए। एस मेथड में क्या चीज ध्यान रखना है ये ध्यान रखिए। जैसे कोई भी 2 ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी ये है, पी क्यू आर ये है। अब एस ए एस मेथड हमने कहा ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड सपोज कर लीजिए इस साइड के बराबर है। तो 2 साइड हो गई, एक एंगल हो गया। तो एंगल हमने कहा एक ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो अब यहां पर आपको देखना है कि जो 2 साइड हैं और एक एंगल बराबर हो रहा है, तो इससे क्या 6 चीजें प्रूव हो जाएंगी? 6 चीजें। तो एस ए एस मेथड क्या है? 2 साइड और एक एंगल। लेकिन जो हमने अभी प्रूफ किया है इससे प्रूव नहीं होगा, हमने गलत प्रूफ किया है। ऐसा नहीं कि कोई भी 2 साइड और एक एंगल, 2 जो साइड आप प्रूफ करेंगे ये और ये, तो इसके बीच का ही एंगल बराबर होना चाहिए, जिसको इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। एस ए एस एस के बीच में ए है, तो एस ए एस मेथड का मतलब इंक्लूडेड एंगल बराबर होना चाहिए दोनों साइड्स के, तभी 6 चीजें बराबर होंगी। तो अभी जो हमने 2 साइड और एक एंगल हमने प्रूफ कर दिया, तो इससे कोई काम चलने वाला नहीं, ये नहीं प्रूव होगा। तो क्या होना चाहिए फिर? होना यह चाहिए कि ये साइड और ये साइड हमने इक्वल प्रूफ किया, इसके बीच में इंक्लूडेड एंगल ये है, और ये साइड और ये साइड हमने प्रूफ किया है, इसके बीच में इंक्लूडेड एंगल ये है। तो इस एंगल को इस एंगल के बराबर जब प्रूफ करेंगे, इससे मतलब नहीं है कि कोई भी एंगल आपने बना जो है कर दिया। तो 2 साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाता है? इंक्लूडेड एंगल। तो इंक्लूडेड एंगल होना जरूरी है। तो इंक्लूडेड एंगल जब हम प्रूफ करेंगे कि हाँ ये एंगल बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में आपके इसको अगर आप देखेंगे तब ऐसी कंडीशन में जो है एक जो है ये 6 चीजें बराबर हो जाएंगी। इसके मतलब तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे, तीनों साइड बराबर हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में 6 चीज आपको प्रूव नहीं करनी पड़ेगी। इसी 3 चीज से काम चल जाएगा और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
तो इसलिए कॉन्ग्रुएंसी जो है, कॉन्ग्रुएंसी में इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाता है। ये आपके जो है टियर 1 में एसएससी ग्रेजुएट लेवल टियर 1 में ये प्रश्न पूछा गया था और 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी दिए गए थे और पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कोण बराबर हो कि ये जो है सर्वांगसम हो जाए, और 4 आपके ऑप्शंस दिए हुए थे, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो इंक्लूडेड एंगल आपको देखना था। 2 भुजाएं जो इक्वल दी थी, उन दोनों भुजाओं के बीच में इंक्लूडेड एंगल जो थे वो अगर बराबर होंगे तभी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी, तभी 6 चीजें प्रूव होंगी। इसका मतलब तभी जो है तीनों साइड और तीनों एंगल्स हमारे प्रूव होंगे। इसका मतलब कि हमें 6 चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं, इन 3 चीज से 6 चीज प्रूव हो जाएगी। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे एस मेथड में जो 2 साइड्स आप प्रूव करेंगे इक्वल, उसी के बीच का इंक्लूडेड एंगल जो होता है वही प्रूफ करना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट में ASA मेथड, दो ट्रायंगल है ABC PQR, हमने कहा AB इक्वल्स टू PQ और BC इक्वल्स टू PR। ये जो है सॉरी एंगल्स प्रूफ करना है ना, अब देखिए 2 एंगल हम कोई भी प्रूव कर लें, जैसे मान लीजिए ये एंगल हमने कहा इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल जो है ये सपोज कर लीजिए कि इस एंगल के बराबर है। 2 एंगल बराबर हो गए, एक साइड हमने बराबर कर दी। मान लीजिए साइड हमने कौन सी ली, ये जो है आपके इस साइड के बराबर है, तो 2 एंगल बराबर हो गए और एक साइड बराबर हो गई, तो 6 चीजें इसमें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। लेकिन यहां पर भी जो है आपके एक नियम है, एक रूल है। ASA मेथड में ऐसा नहीं कि कोई 2 एंगल और एक साइड बराबर कर दें आप, कोई 2 एंगल एक साइड बराबर करने पर 6 चीजें बराबर होंगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा प्रूफ नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ है, इसका मतलब कि ये 3 चीज अगर बराबर है, 3 साइड्स अगर बराबर हैं 2 ट्राइंगल्स की, तो 6 चीजें बराबर होंगी, इसका मतलब तीनों साइड तीनों एंगल। SAS मेथड से अगर आप प्रूफ कर रहे हैं, इसके मतलब कि ये 3 चीज बराबर हैं, तो इसका मतलब कि 6 चीजें बराबर होंगी, तो हम 6 चीजों को प्रूफ कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हम कोई भी 2 एंगल और कोई भी एक साइड अगर हम ले लेते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि 6 चीजें बराबर हो जाए। यहां पर भी वही बात आती है। बात क्या आएगी, कौन सी साइड हमें इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी, 2 एंगल्स के बीच की साइड। इसके मतलब जिस साइड पर दोनों एंगल मौजूद होंगे, दोनों एंगल जिस साइड पर मौजूद हैं वही बराबर होना चाहिए। जैसे ये एंगल किस पर मौजूद है, इस पर, ये वाली साइड पर, और ये एंगल किस पर मौजूद है, ये एंगल किस पर मौजूद है, इस साइड पर, ये वाली साइड पर। तो जब हम AC को PQ के इक्वल प्रूफ करेंगे, इसके मतलब कि जिस भुजा पर, जिस साइड पर दोनों एंगल होते हैं, तो उनको अगर हम लोग लेकर के चलेंगे, उनको अगर हम प्रूफ करेंगे कि ये इसके बराबर है, इसके प्रूफ करने से, इसके बराबर प्रूफ करने से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होगी। तो जिस भुजा पर दोनों एंगल होते हैं उसी भुजा पर जो है आपके एक तरह से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती है। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि साइड वही ली जाएगी जिस पर दोनों एंगल मौजूद होंगे ASA मेथड में। इसलिए अब जैसे क्वेश्चन होगा तो पूछ लिया जाएगा, एंगल A एंगल जो है Q के बराबर है, एंगल C एंगल P के बराबर है, कौन सी साइड बराबर हो जिससे कि जो है आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, वो साइड लेंगे जिस पर दोनों एंगल मौजूद हैं, तो वो जो है आपके साइड जो है आपके प्रूफ करनी पड़ती है, और वो अगर प्रूफ कर दिया तो 6 चीजें बराबर हो गई, इसका मतलब सिमिलर हो गया।
अब देखिए फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, RHS। RHS क्या है? R है राइट एंगल, H क्या है? H इज हाइपोटेन्यूज, और S क्या है? साइड। अब RHS में देखिए क्या चीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है आपके इससे प्रूव होंगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने कहा राइट एंगल पहले लें, ये इसके बराबर है, दो राइट एंगल्स। फिर इसके बाद हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज में हमने कहा कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट एंगल हो गया, कोई एक साइड ले लें। जैसे मान लीजिए हमने कहा 3 सेंटीमीटर ये है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अपने आप से ये कौन सी कितनी सेंटीमीटर निकलेगी, ये कितनी सेंटीमीटर निकलेगी, ये 4 सेंटीमीटर निकल आएगी, ये 4 सेंटीमीटर निकल आएगी। तो दोनों में से कोई साइड ले लें। तो अगर हम कहते हैं राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और ये साइड ले लिया, ये साइड इस साइड के बराबर है, हमने कहा राइट एंगल है, फिर हाइपोटेन्यूज 5 इसका भी है, 5 इसका भी है, बराबर है, और एक साइड हमने ले लिया, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से जब आप निकालेंगे तो अपने आप बराबर हो जाएगी। तो जब तीनों साइड बराबर हो गई तो तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। या अगर मान लीजिए कि आपने राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज दिया है, दोनों में से कोई साइड, साइड का कोई अब वो नहीं है, दोनों में से कोई साइड, हमने इसको नहीं लिया, हमने ये वाली ले लिया। अब दिया जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज है, इसका भी 5 सेंटीमीटर है, राइट एंगल है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों ट्रायंगल जो है आपके जो है प्रूफ होंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये चीजें जो है आपके इस तरह से, तो एक हाइपोटेन्यूज और एक जो है आपके राइट एंगल ट्रायंगल में आप जो है इसको एक साइड कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो है अगर आपके बराबर प्रूफ कर रहे हैं 90 डिग्री के साथ, तो RHS मेथड से ये हमेशा ये प्रूफ होगा। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल्स में आपने एक थ्योरम पढ़ा, क्या पढ़ा? अब क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली है, अब आपको समझ में आएगा। तो अब ये थ्योरम जब हमने आपको पढ़ाया था तो हमने सीधे सीधे बता दिया कि अगर किसी भी बाह्य बिंदु से, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं किसी वृत्त पर, तो ये दोनों बराबर होती हैं। कह दिया था ना कि PA बराबर PB के होगा, PA बराबर PB के होगा। कैसे हो गई थी? इसी मेथड से, RHS से। क्यों? अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, इसको हम ज्वाइन कर दें, तो देखिए ये राइट एंगल हो गया, ये भी राइट एंगल हो गया। ये दो ट्रायंगल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट एंगल R हो गया। अब आ जाइए हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? ये जो कॉमन साइड है, और इस ट्रायंगल का ये भी है, इसका भी हाइपोटेन्यूज ये है, इसका भी हाइपोटेन्यूज ये है, तो हाइपोटेन्यूज ये हो गया। ये कॉमन है, कॉमन होने का मतलब इस ट्रायंगल में भी यही है, इस ट्रायंगल में भी हाइपोटेन्यूज, इसके मतलब दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज बराबर हैं, दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज बराबर है। अब एक कोई साइड बराबर हम कर दें, साइड के लिए हमने क्या कहा था? ये रेडियस है, ये रेडियस है, एक साइड बराबर होगी। तो अगर एक साइड बराबर है, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज बराबर है, तो तीसरी साइड भी क्या होगी? बराबर होगी। प्रूव हो गया, PA बराबर PB के है। तो जब आप कॉन्ग्रुएंसी समझ जाएंगे
तो कौन सी जो है टेंजेंट किसके बराबर है, आप ये भी अब प्रूफ इसका समझेंगे। जो आपने ट्रायंगल का जो आपके एक तरह से अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो अब आप इसका प्रूफ समझ जाएंगे कि ये कैसे प्रूव हुआ है, कि ये इस भुजा बराबर कैसे हो गई, या दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर कैसे हो गए। तो दो कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर दीजिए। तो राइट एंगल आर हो गया, फिर राइट एंगल के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज, ये कॉमन है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल की बराबर है, तो हाइपोटेन्यूज बराबर हो गई, राइट एंगल बराबर हो गए। और एक कोई साइड कौन सी है, ये भी रेडियस है सर्कल का, ये भी रेडियस है, तो एक साइड बराबर हो गई, तो बाकी जो तीसरी साइड है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी आरएचएस मेथड से। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों जो आपके स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट्स हैं, ये स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो अब देखिए पढ़ रहे हैं हम लोग सर्कल, और कॉन्सेप्ट किसका लगा रहे हैं, ट्रायंगल का, कॉन्ग्रुएंसी का। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं। तो ये चीजें तभी आप समझ पाएंगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तीन चीज क्यों हम प्रूव कर रहे हैं, ऐसे तो 6 चीजें हमें प्रूव करना चाहिए, 3 चीज क्यों कर रहे हैं, अपने टाइम बचाने के लिए। शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट मेथड्स हैं। ये प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल की 6 चीजें बराबर हैं। जब दो ट्रायंगल की 6 चीजें बराबर होती हैं तो क्या होता है, तो आपके कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है तो 6 चीजें बराबर करना है। तो 6 चीजों को ना बराबर करें, सिर्फ इनको बराबर करके देख लें, एसएसएस मेथड, तो भी बराबर हो जाएगा 6 चीज। एसएएस मेथड से अगर आप प्रूफ कर दें तो भी 6 चीजें बराबर हो जाएंगी। एएसए मेथड से अगर बराबर कर दें तो भी 6 चीजें जो है बराबर हो जाएंगी, और आरएचएस मेथड से भी कर दें तो भी 6 चीजें बराबर हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो कोई भी क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आपके एक तरह से सॉल्व किया जाता है, या कोई भी थ्योरम भी बनता है, थ्योरम क्योंकि जितने भी थ्योरम्स हैं उन सब के प्रूफ होते हैं, उन सब वो सब जाने जाते हैं, उन सबको प्रूफ करके समझना होता है। और कोई जरूरी नहीं कि आप थ्योरम्स को, हर थ्योरम को प्रूफ करके समझें। हाँ, ये है कि कोई चीज अगर थ्योरम समझ में आ गया तो ठीक है, और कोई चीज अगर दिमाग में कंफ्यूजन कर रही है तो कर दीजिए। अब ये चीज कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूफ कर दिया, जब तक नहीं प्रूफ किया था तब तक भी तो आप मान रहे थे कि हाँ क्या होता है, थ्योरम ये होता है। जितने भी थ्योरम्स हैं वो प्रूफ्ड हैं, उनको प्रूफ करने की क्या जरूरत है, वो तो आप समझने के लिए करते हैं। और वो समझना तब आपको होता जब आपको क्या होना है, डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखना पड़ता, क्योंकि कहीं पर अगर प्रूफ आ जाता है कि प्रूफ करिए ये है कि नहीं, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप में हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव टाइप अगर नहीं है तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हम अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट करें। हम अगर समझ लें कि हमारा जो आपके थ्योरम है वो ये है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है, कॉन्ग्रुएंसी से निकाला गया है बस। अब कॉन्ग्रुएंसी कैसे निकाला गया है, हर एक चीज, बहुत सारे अभी थ्योरम आएंगे। अब कितने थ्योरम आप प्रूफ करके देखेंगे, अब प्रूफ करके देखेंगे तो हर चीज प्रूफ तो हो जाएगी, लेकिन आपका सिलेबस कितना लंबा चला जाएगा। जो आपकी जो है आपकी ज्योमेट्री मान लीजिए आपके 50 टर्म में खत्म होना है, वो मान वहां 100 टर्म चली गई, तो इसलिए 50 घंटे की चीज 100 घंटे की चीज में कन्वर्ट हो जानी है। तो थ्योरम्स जो होते हैं वो इसीलिए कहा जाता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि दिमाग में आपके मौजूद रहें, अर्थात लर्न रहें। और अगर मौजूद रहेंगे तो ऐसी कंडीशन में आप आसानी से इसको निकाल लेते हैं। तो ये है आपकी कॉन्ग्रुएंसी। अब आते हैं हम लोग सिमिलैरिटी पे। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। अभी हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा, अब हम लोग सिमिलैरिटी पे आते हैं। तो सिमिलैरिटी जैसे हमने आपको बताया कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर्स होते हैं तो उसमें तीनों एंगल तो सेम होते हैं, लेकिन साइड जो होती है वो आपके किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में होती है। तो ऐसे जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए दो कोई भी हम ट्रायंगल अगर ले लें, तो ए बी सी पी क्यू आर अगर हमने लिया, हमने कहा कि ए पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी
एंगल आर के बराबर है। तो अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू का साइन ये होता है, और जब हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाते हैं तो इसी में एक लाइन भी, कभी कभी दो लाइन ये लगा देते, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। तो कॉन्ग्रुएंसी जब होता है कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर का साइन ये होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के है, ट्रायंगल पी क्यू आर के है। तो अब देखिए डिपेंड करेगा कि हम कैसे इसको निकाल रहे हैं। तो रेशियो जैसे इसके सामने की जो साइड होगी वो इस एंगल के सामने वाले साइड के से सेम रेशियो में होगी, जैसे बी सी और क्यू आर जो है इनका जो रेशियो होगा वही इसके सामने वाली साइड दैट इज ए सी, इसके सामने वाली साइड दैट इज पी आर, और इसके सामने वाली साइड ए बी, और इसके सामने वाली साइड ये हो जाएगा पी क्यू। तो ये जो है आपके साइड एक स्पेसिफिक रेशियो में होंगी। अगर ये 2 गुना हो रहा है तो सब 2 गुना हो जाएंगे, अगर आधा हो रहा है तो सब आधी हो जाएंगी। तो ये आपके ये कहता है। तो इसको बार बार ये ना देखना पड़े कि किस एंगल के सामने कौन सी साइड है, कौन से किसके साथ रेशियो बनेगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है उसको समझ लीजिए। आसान तरीका ये होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी सी है, पी क्यू आर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो अगर हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, तो सिमिलर किसके है ये देखना पड़ेगा। तो ए बी सी मतलब ए हमने ये वाला एंगल पहले लिया है, फिर बी ये वाला एंगल लिया है, फिर ये, यही सीक्वेंस यहां भी होना चाहिए। तो पहले ये लिया है ए, तो इसलिए ये एंगल इसके बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे ट्रायंगल क्यू। फिर बी पे ये आ रहा है, इसके इक्वल ये है आर, क्यू आर। फिर इसके बाद ए बी सी, सी आया, सी वाला एंगल ये है, तो ये वाला एंगल लेंगे पी लास्ट में। इसके मतलब कि ए बी सी, अब हम पी क्यू आर नहीं लिख रहे हैं, एंगल के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, अब हमें देखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट कर सकते हैं आप। ए बी और क्यू आर का जो रेशियो होगा, ए बी और क्यू आर का जो रेशियो होगा वही रेशियो बी सी और आर पी का होगा, वही रेशियो बी सी और आर पी का होगा, वही रेशियो ए सी और क्यू पी का होगा, ए सी और क्यू पी का होगा। ये आपके जो हो जाते हैं। तो ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पर बेस करता है, मतलब ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल ये बताता है कि ये इस रेशियो में होगा। अब इसके बहुत सारे थ्योरम्स हैं। देखिए थ्योरम्स ये हैं कि जैसे मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि जिस रेशियो में जो है आपकी साइड्स होती हैं उसी रेशियो में लंबवत ऊंचाइयां होती हैं, परपेंडिकुलर हाइट, h1 h2, अगर h1 हाइट इसकी हम मान लें, h2 इसकी मान लें, h2। फिर अभी आप माध्यिकाएं पढ़ेंगे आगे चल करके, थ्योरम है। माध्यिका किसको कहते हैं? माध्यिका कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है, मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिला दिया जाए तो इसको माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिकाओं की ऊंचाई समान होती है, उसी रेशियो में होती है। तो अगर हम इसकी माध्यिका इस डी मान लें और इसकी माध्यिका जैसे मान लीजिए कोई और जो है आपके पी एस मान लें, तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी और पी एस का रेशियो भी वही होगा। ये सब अभी आ रहा है थ्योरम, जब थ्योरम आएगा तो जिस रेशियो में हाइट जिस रेशियो में भुजाएं होती हैं, साइड्स होती हैं, उसी रेशियो में ऊंचाइयां होती हैं, एल्टीट्यूड्स होते हैं, हाइट होती है, उसी रेशियो में माध्यिकाएं होती हैं, मीडियंस होते हैं। तो ये जो है उसी रेशियो में इसके परिमाप भी होगा, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर भी उसी रेशियो में होता है। तो ये सब क्या है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, और इसके बारे में जब हम लोग स्टडी इस तरह से करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत ईजिली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब बेसिकली हम लोगों को समझना सिर्फ ये रहता है कि जो है आपके थ्योरम्स क्या कहते हैं। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में आपने डिफरेंस को समझ लिया
कि डिफरेंस क्या है एक्चुअल में। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या है कि 6 चीजें बराबर होंगी, और जबकि सिमिलैरिटी में क्या है, सिमिलैरिटी में जो है आपके कोई भी 2 चीजें, कोई भी 6 चीजों में से जो है आपके एक तरह से 3 चीज जो भुजाएं होती हैं वो बराबर, कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, भुजाएं एक स्पेसिफिक रेशियो में होती हैं, तो ये सिमिलैरिटी कहता है। अब इन पे थ्योरम्स कैसे बनते हैं या किस तरह के बनेंगे, आइए आगे देखते हैं। जैसे पहला थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ज्यादा जो है यूज होता है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है ये समझिए। जैसे हमने कहा एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल अगर है तो अब देखिए इस ट्रायंगल की कोई भी 2 भुजाएं ले लें, कोई भी 2 भुजा, मान लीजिए हमने ए बी लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया, बी सी लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया, दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें। तो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम यह कहता है कि अगर 2 भुजाओं के मिड पॉइंट्स अगर आपने ज्वाइन कर दिया है तो बनने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समानांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो अगर हम इसको डी और ई करें तो इसके मतलब पहली चीज ये हुई कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, समानांतर हो गई। तो क्या है थ्योरम, अब वो इन दोनों मिड पॉइंट को ले सकते हैं, इन दोनों मिड पॉइंट को ले सकते हैं, इन दोनों मिड पॉइंट किसी को भी ले सकते हैं। जैसे मान लिया ट्रायंगल हमने ये लिया, हमने कहा ये और ये पॉइंट, ये मिड पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन होगी वो इस तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो कोई भी 2 मिड पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे तो तीसरी भुजा के थर्ड जो साइड होगी उसके पैरेलल हो जाएगी, पहले पैरेलल हो जाती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि ये आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो डीई इज हाफ ऑफ बीसी, दूसरा थ्योरम, डीई की लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी। तो अब जो है आपने यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम दे, तो मिड पॉइंट थ्योरम में 3 चीजें हैं जो कि आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और 3 चीजों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली रेखा जो बनेगी वो आपके तीसरी भुजा जिसके समानांतर है उसकी आधी हो जाएगी लेंथ में। और जो त्रिभुज ये बनेगा और ये त्रिभुज बनेगा, तो सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि अगर ये पैरेलल है, एफ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये कॉमन है जो कि बड़े वाले ट्रायंगल में भी छोटे वाले में भी है। और अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इसके मतलब सिमिलरिटी लगेगी। तो जिस रेशियो में भुजा है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने का मतलब इसकी आधी लेंथ है, तो अगर इसकी आधी ये है, इसकी आधी ये है, तो इसकी आधी ये भी होगी। इसीलिए थ्योरम से ये आधी हो जाती है सिमिलरिटी की वजह से। अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो थ्योरम अगर हम लगा दें किसका, आपके सिमिलरिटी का, तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की जो आधार है वो आधा हो गया, बेस हाफ हो गया, और हाइट भी आधी हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल की तुलना में इस ट्रायंगल की हाइट भी, क्योंकि हाइट भी उसी रेशियो में कम होती है, तो अगर भुजा आधी हो गई है तो हाइट भी आधी हो गई। और क्षेत्रफल हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस भी आधा हो गया और ऊंचाई भी आधी हो गई, तो हाफ इंटू हाफ 1/4। इसका मतलब क्या होगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा किसका, एबीसी का। तो तीसरा जो मेन आपके रिजल्ट निकलता है, क्योंकि बेस भी आधा हो गया है, हाइट भी आधी हो गई है जो मेन एबीसी है उसकी तुलना में, तो इसलिए एडीई का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/4 हो जाएगा वो आपके इसका। तो इसलिए ट्रायंगल एडीई का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/4 होगा ट्रायंगल एबीसी का। ये 3 रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मिड पॉइंट थ्योरम में, और यही चीज आपके यहां पे बताया गया। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज के तीसरी रेखा के समानांतर तथा आधी होती है। ये 2 चीज डिफाइन की गई है, तीसरी चीज हम आपको बता रहे हैं। तो समानांतर होती है, पैरेलल होती है। अगर हमने इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट अगर हमने जोड़ दिया तो ये तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगी, इस लेंथ की आधी हो जाएगी। यही 2 चीज थ्योरम में बताई जा रही है। तीसरी चीज हम आपको बता रहे हैं, जो क्षेत्रफल है एडीई का ये 1/4 हो जाएगा एबीसी की तुलना में। क्यों, क्योंकि बेस भी आधा हो गया और ये ऊंचाई अगर हम h मानेंगे
तो ये ऊंचाई भी h हो जाएगी। तो इसलिए इस ट्रायंगल के लिए हाइट कितनी हो गई 2h और इस ट्रायंगल के लिए हाइट कितनी हो गई h। तो इसलिए ऊंचाई भी आधी हो रही है और बेस भी आधा हो रहा है, तो हाफ इंटू हाफ 1/4, तो 1/4 एरिया हो जाएगा आपके इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिड पॉइंट थ्योरम से अगर हम लोग देखें। फिर आइए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट थ्योरम है थेल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। थेल्स लॉ क्या कहता है? थेल्स लॉ को अगर हम देखेंगे तो थेल्स लॉ ये कहता है कि प्रोपोर्शनेट लॉ भी इसे कहा जाता है। थेल्स ने क्योंकि इस थ्योरम को दिया था इसलिए जो है आपके इसको बोला जाता है। अब ये है क्या, देखिए ए बी सी, अगर हम कहें कि बीसी के समानांतर अगर हम कोई रेखा खींच दें पैरेलल, अब हम मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये मिड पॉइंट नहीं है। अगर बीसी के समानांतर हम रेखा खींच दें तो इस पॉइंट पे मिलेगा, ये है डी, ये है ई। इसका मतलब ये त्रिभुज की ये भुजा किसी एक रेशियो में बढ़ गई, तो ये किसी प्रपोर्शन में बढ़ गई, इसीलिए इसको प्रोपोर्शनेट लॉ कहा जाता है। तो एसी, एई और ईसी में बढ़ गई। तो थेल्स का लॉ यह कहता है कि अगर इसके समानांतर अगर आप रेखा खींचेंगे तो एडी और डीबी का जो अनुपात होगा, एडी और डीबी का जो अनुपात होगा वही अनुपात एई और ईसी का होगा, वही अनुपात एई और ईसी का होगा। यही थेल्स लॉ है, बस इतना सा है प्रोपोर्शनेट लॉ। थेल्स का नियम क्या कहता है कि ए बी और जो है आपके एडी और डीबी का जो अनुपात है वही एई और एसी का अनुपात है। अब इसे प्रूफ कैसे करें? इसको अगर हमें प्रूफ करना है तो आप देखेंगे ये इसके समानांतर है, तो ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, और ये कॉमन है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, तीनों चीज बराबर हो गई, इसलिए सिमिलर हो गया। तो अब जो है क्या सिमिलर हो गया? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी ई के, इसलिए हम कहेंगे ए बी और ए डी का जो रेशियो है, ए बी और ए डी का जो रेशियो है वही रेशियो बी सी और डी ई का है, वही रेशियो बी सी और डी ई का है, वही रेशियो ए सी और ए ई का है, ए सी और ए ई का है। अब देखिए इस रिजल्ट को यहां से निकालें, जैसे ए बी अपॉन ए डी, ये वाली ए बी अपॉन ए डी, ये बराबर है ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए ई। अब अगर आप ध्यान दें तो इस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए डी प्लस डी ई, इसको लिख दीजिए ए डी प्लस डी ई अपॉन ए डी। एसी को क्या लिख सकते हैं आप? ए से सी तक को क्या लिख सकते हैं? ए ई प्लस ई सी, तो ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई। अब देखिए इसको डिवाइड करें तो ए डी अपॉन ए डी 1 हो गया, डीई अपॉन ए डी, डीई अपॉन ए डी, एई अपॉन एई 1 हो गया, और ईसी अपॉन एई, 1 और 1 एलिमिनेट कर दीजिए, और ये थेल्स का लॉ आ गया कि डीई अपॉन एडी, एडी डीई अपॉन डीबी अपॉन, सॉरी एबी को डीबी लिखेंगे ना, ये डीबी अपॉन एडी, डीबी अपॉन एबी, एडी बराबर हो जाएगा एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो थ्योरम है वो आपके एक तरह से वही यूज हो रहा है, बस इसका उल्टा रखा हुआ है। ये इसी को पलट दीजिए तो यही आ जाएगा। तो डीबी अपॉन एडी है, डीबी अपॉन एबी है, इसको पलट दीजिए। ये भी क्या है? ईसी अपॉन एई है, एसी अपॉन एई को पलट दीजिए, एई अपॉन ईसी। तो इस ये जो है थ्योरम आपका प्रूव हो गया। थ्योरम ही प्रूव करना था हमें, तो प्रूफ कैसे हुए? सिमिलैरिटीज है कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है,
और अगर सिमिलर है तो ऐसे कंडीशन में जो है आपके इसको प्रूव किया जाता है। तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है? थेल्स का लॉ यह कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की एक भुजा के समानांतर अगर हम दूसरी लाइन बनाएं और वो लाइन दो भुजाओं को किसी बिंदु पर कट करे डी और ई पर, तो ऐसी कंडीशन में जो भुजाएं होती हैं वो एक निश्चित प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाती हैं। इसका मतलब एडी और डीबी का जो अनुपात होगा वही एई और ईसी का अनुपात हो जाएगा। यही क्या है? थेल्स लॉ है। यही प्रोपोर्शनेट लॉ जो है आपके होता है। तो यही कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी भुजा के समानांतर खींची जाती है और वो अन्य दो भुजाओं को किसी दो स्थान पर काटती है, तो दोनों भुजाओं के भागों का अनुपात समान होता है। तो ये दोनों भागों के जो है आपका अनुपात जो होगा ये क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही चीज जो है आपके इसमें बताई गई है। तो ये थ्योरम हो जाता है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब देखिए, समरूपता में आपको पता है, सिमिलैरिटी में, समरूपता में आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में भुजाएं जो है आपके एक तरह से कोण जो है वो हमेशा बराबर होते हैं। और कोण बराबर होते हैं, भुजा का कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। तो दो त्रिभुज सिमिलर है, कैसे प्रूव आप करेंगे? कोई भी तीन जो है कोणों को बराबर कर दीजिए, तीन कर दीजिए या दो कर दीजिए, ए मेथड से भी हो जाएगा। क्योंकि दो कर देंगे, दो भुजा दो कोण अगर बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है। तो अगर दो कोण बराबर हैं किन्हीं दो त्रिभुज के, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ए मेथड करिए या ए मेथड करिए, तो ये अपने आप सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो अगर हमने कहा कि सपोज कर लीजिए कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, और एंगल क्यू एंगल आर के बराबर है, एंगल बी क्यू एंगल बी के बराबर है, क्यू एंगल बी के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है? ऐसी कंडीशन में जो है आपके ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो हमें सिमिलैरिटी के लिए कोई बहुत ज्यादा नियम की जरूरत नहीं है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग देखते थे ए मेथड तो होता नहीं था, एस मेथड होता था। ए मेथड क्यों नहीं होता था? क्योंकि ए मेथड से प्रूफ ये नहीं किया जा सकता कि छह चीजें तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होंगे। लेकिन ए मेथड से ये प्रूफ किया जा सकता है कि तीन अगर कोण बराबर हैं तो भुजाएं एक स्पेसिफिक रेशियो में हो जाती हैं, जो सिमिलैरिटी कहती है। तो ये उसी चीज को बताया गया, दर्शाया गया कि कोई भी अगर हम दो ट्रायंगल के दो एंगल्स को बराबर कर लें, तीनों को करना होता है, दो एंगल भी बराबर कर लेंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके ये दोनों त्रिभुज सिमिलर प्रूफ होने लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहां पे क्या है, यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरी त्रिभुज की क्रमागत तीनों भुजाओं के समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कहलाते हैं। तो जस्ट उल्टा कह दिया गया है कि ट्रायंगल, अगर हमने कहा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो अगर सिमिलर होता है तो ये हो जाता है। इसी का जस्ट उल्टा कहा जा रहा है। उल्टा ये कहा जा रहा है कि अगर ये सेम रेशियो में है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि दो का ये दो गुना हो गया, ये तीन का दो गुना हो गया, और ये चार का दो गुना हो गया, सब दो गुने हो गए। तो इस त्रिभुज की भुजाओं में ये जो त्रिभुज है ये दो गुना हो रहा है। तो दो गुना अगर हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में एक स्पेसिफिक, तो सब दो गुना हो गए हैं। तो भुजाएं सारी दो गुनी जब हो गई हैं तो ऐसे कंडीशन में दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। तो जब सिमिलर होते हैं तो समान रेशियो में होते हैं। अब उल्टा अनुपात, ये क्या कह रहा है थ्योरम ये कह रहा है कि अगर अनुपात में है तो सिमिलर होंगे। वही चीज बताई जा रही है। नेक्स्ट देखिए क्या बोलते हैं, यदि दो त्रिभुज समान कोणिक तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो AB, तो अब यहां पर क्या है कि एक तो
जो रेशियो है इनका ये एक तरह से सिमिलर हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी वैल्यू है ये वैल्यू जो है आपके एक तरह से एक निश्चित रेशियो में बढ़ रही है। जैसे 2 की 1.5 गुनी हुई है ये, 3 का 1.5 गुना ये हुआ है और 4 का 1.5 गुना ये हुआ है। तो सारी रेशियो, सारी जो आपकी भुजाएं हैं वो सब 1.5 गुनी हुई है। तो अगर 1.5 गुनी हुई है और अगर हमने ये कहा कि इसके अंदर जो रेशियो है आपके सेम चल रहा है, और अगर रेशियो सेम चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये खुद ही समरूप हो जाएगा और इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि एंगल बी क्यू के बराबर हो। अगर कह दिया गया है बी क्यू के बराबर है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये समानुपाती जो है आपके त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएगा। और अगर एंगल को हम बराबर कर देंगे तो ये सर्वांगसम भी हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा। तो सर्वांगसम कब हो जाएगा, जब गुना ना हो, जब ये गुना ना हो। तो अगर 2 सेंटीमीटर होती, 2 सेंटीमीटर ये भी होती, 4 ये होती, 4 ये भी होती, 3 ये होती, 3 ये भी होती, इसके मतलब कि भुजाएं तीनों बराबर हैं तो एक एंगल बराबर है तो सारे एंगल बराबर होंगे ही। तीनों एंगल या तीनों साइड बराबर होने पे एंगल बराबर हो ही जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, एक स्पेसिफिक रेशियो में ये हो रहा है और एक एंगल कोई बराबर है। तो स्पेसिफिक रेशियो में अगर हो गया तो चाहे इसको कहिए चाहे ना कहिए, एंगल का कोई रोल नहीं है, एंगल बराबर हो चाहे ना हो। तो आपके कोई भी 2 भुजा की अगर हम बात करें, जैसे तीनों भुजाएं एक निश्चित अनुपात में है, जो है आपके एक तरह से अगर हम कहें कि तीनों भुजाएं जो है आपके एक निश्चित अनुपात में हैं, तो तीनों भुजाएं अगर एक निश्चित अनुपात में है तब हम ये कह सकते हैं कि जो भी जो है आपके एक तरह से समरूपता होगी तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो तीनों भुजा बराबर होने पे। लेकिन अगर हम 2 भुजाओं को कर रहे हैं, हमने तीनों को नहीं किया, हम 2 भुजाओं की बात कर रहे हैं, 2 कोई भी भुजा अगर मान लीजिए एक निश्चित अनुपात में है और एक कोण बराबर है तो भी समरूप हो जाएगा। इसके मतलब कि तीसरी भुजा ऑटोमेटिकली उसी अनुपात में हो जाएगी जिस अनुपात में पहली 2 भुजाएं हैं। तो 2 भुजाएं अगर सेम अनुपात में होती हैं और एक कोई एंगल बराबर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके तीसरी भुजा भी समरूप हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, समरूपता से एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है आपके एक थ्योरम जो अभी हम लोग ने छोड़ा है, जैसे हमने आपको बताया कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो ऐसी कंडीशन में हमने आपको बताया था कि AB PQ का जो रेशियो है वही BC QR का है, वही AC PR का है। तो AB और PQ का जो रेशियो है वही BC QR का रेशियो है, वही AC और PR का रेशियो है। और वही रेशियो क्या हो जाएगा ऊंचाइयों का इनके, अगर H1 ऊंचाई ये है, H2 ऊंचाई ये है, तो H1 और H2 ऊंचाइयों का हो जाएगा। यही रेशियो हो जाएगा इनकी माध्यिकाओं का। अगर AE और PT माध्यिकाएं हैं तो मीडियन AE और माध्यिका मीडियन PT सेम रेशियो होगा। और अगर हम ये कहते हैं, ये तो आपके एक तरह सिमिलरिटी, और इसी रेशियो में क्या था, परिमाप भी था, तो इसी रेशियो में पेरीमीटर भी था। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज का ABC का परिमाप पेरीमीटर और त्रिभुज PQR का परिमाप ये पेरीमीटर, ये भी उसी रेशियो में, जिस रेशियो में भुजा होगी। तो 2 त्रिभुज अगर समरूप है तो क्या कहता है आपके, देखिए जो थ्योरम है, थ्योरम ये कहता है कि भुजाएं एक निश्चित अनुपात में होंगी। दूसरी चीज, जिस अनुपात में भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में लंबवत ऊंचाइयां होती हैं, परपेंडिकुलर हाइट्स। थर्ड जो चीज आपकी निकलती है, जिस अनुपात में भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में माध्यिकाएं होती हैं। फोर्थ, चौथा थ्योरम क्या निकलता है इसी से
कि जिस अनुपात में भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में उन त्रिभुजों के परिमाप होते हैं, पेरीमीटर्स होते हैं। और लास्ट में एक और थ्योरम निकलता है, अगर हम इनके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो एरिया जो होगा, तो त्रिभुज ABC का एरिया अगर हम कहें और त्रिभुज PQR का एरिया अगर हम कहें, तो ये क्या हो जाएगा, इन सब का वर्ग हो जाएगा, वर्ग के इक्विवेलेंट, इन सब का स्क्वायर कर दीजिए। तो जो अनुपात भुजाओं का था, जो वही अनुपात ऊंचाइयों का था, वही अनुपात माध्यिकाओं का था, वही अनुपात परिमाप का था। तो अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल का वही अनुपात होगा जो भुजाओं के वर्ग का होगा, साइड्स के स्क्वायर का होगा, जो लंबवत ऊंचाइयों के वर्ग का होगा, जो है आपके एल्टीट्यूड के जो है स्क्वायर का होगा, जो माध्यिकाओं के अनुपात का होगा, जो मीडियंस के जो है आपके अनुपात के वर्ग का होगा, और जो परिमाप के वर्ग का होगा। तो जो परिमाप का जो इनका अनुपात है उसके वर्ग का जो है आपके अनुपात ये हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, ऐसे जो है आपके एक तरह से चीजें आती हैं जिसमें थ्योरम जो है आपके इन बातों को बताता है। इस थ्योरम में क्या कहा गया कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। सिर्फ ये चीज बताई गई है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो सिर्फ भुजाओं के वर्ग के अनुपाती होती है। हमने इसमें और चीजें आगे ऐड कर दी हैं जो आपके एक तरह से लंबवत ऊंचाइयां हैं, क्योंकि पहले जो फर्स्ट थ्योरम जो हम लोग ने पढ़ा वो क्या था, वो आपके था कि जिस अनुपात में भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में तो पहले देखिए पहला थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 1, फिर से जल्दी से फटाक से जो रिवीजन कर लें। थ्योरम नंबर 1, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, सिमिलर हैं, इनकी भुजाएं एक निश्चित अनुपात में होंगी। पहले साइड्स की बात कर रहा है तो इसमें साइड्स की बात की गई। फिर थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 कह रहा है, ये एल्टीट्यूड की बात है, हाइट की, कि समरूप त्रिभुज की जिस अनुपात में भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में लंबवत ऊंचाइयां होती हैं। फिर थ्योरम नंबर 3 क्या कह रहा है, मीडियंस की बात कर रहा है कि जिस अनुपात में भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में क्या होती हैं, माध्यिकाएं होती हैं। फिर थ्योरम नंबर 4 क्या कह रहा है, थ्योरम नंबर 4 कह रहा है जिस अनुपात में साइड्स होती हैं उसी अनुपात में परिमाप होते हैं। थ्योरम हो गया, तो परिमाप की बात कर रहा है। और फिर पांचवें थ्योरम में यह कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो इन सभी के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है। ये आपके एक तरह से 5 थ्योरम हैं जो आपके इस तरह से बताए जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में इस तरह से आपके बताए जाएंगे। तो ये जो है आपके थ्योरम हो जाता है जो सिमिलैरिटी, और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बना करते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको अगर हम लोग देखें तो ये चीज अगर दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी और हमेशा आप इस सॉल्यूशन को बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई भी तरह का क्वेश्चन होगा। अब देखिए ट्रायंगल में जो आपके अभी हम लोग ने जो है एक तरह से थ्योरम पढ़ा, उसी थ्योरम को यहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि त्रिभुज का जो हम लोग ने पढ़ा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो है जिस अनुपात में भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में लंबवत ऊंचाइयां होती हैं, उसी अनुपात में माध्यिकाएं होती हैं, उसी अनुपात में परिमाप होते हैं त्रिभुज के। और क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो भुजाओं या लंबवत ऊंचाइयों या फिर जो है माध्यिकाओं या फिर परिमाप के वर्ग के बराबर हो जाता है। तो एरिया जो है वो क्या हो जाता है, साइड्स के, एल्टीट्यूड के, मीडियंस के और पेरीमीटर के रेशियो के वर्ग के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो वही चीज यहां पर एक्सप्लेन की गई। देखिए तो यहां पर क्या है कि जो AD और PS की बात कर रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल PQR के क्षेत्रफल के का अगर अनुपात हम देखें तो ये किस में आएगा, AD और PS के वर्ग में। AD PS क्या है,
जो अभी हम लोग ने डायग्राम देखा था, ये है। एडी क्या है? लंब है। पीएस क्या है? लंब है। तो इसके मतलब कि जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो क्या है आपके, इसकी लंबवत ऊंचाई, जो H1 H2 हमने दिया है, इसी चीज को ये H1 को क्या लिख रहा है? एडी, और पीएस को ये लिख रहा है। तो जैसे हमने H1 H2 का वर्ग लिखा है, वैसे ही जो है आपके थ्योरम को नेक्स्ट आपके समझाया जा रहा है। तो यहां पर यही चीज दिया गया है कि एबीसी का क्षेत्रफल और पीक्यूआर का क्षेत्रफल एडी और एजी, इसी को हमने कैसे लिखा है? H1 और H2 का होल स्क्वायर। तो जिस अनुपात में क्षेत्रफल होता है, लंबवत ऊंचाइयां होती हैं, उसके वर्ग के अनुपात में क्षेत्रफल का अनुपात होता है, एरिया। फिर नेक्स्ट देखिए थ्योरम क्या कहेगा। नेक्स्ट थ्योरम जो है आपके ये कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो भुजाओं के वर्ग के जो है बराबर होता है, और जो है आपके माध्यिका के वर्ग के बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत जो भुजाएं होती हैं जिस अनुपात में, उसका वर्ग या माध्यिकाओं का वर्ग। तो एटी, एई और पीटी क्या कहा गया है? माध्यिका, जो कि आप यहां पे देखें डायग्राम में, एई और पीटी क्या किया गया है? ये माध्यिका है। जो हमने माध्यिका यहां पर आपके एई और पीटी ये लिखा हुआ है। तो इसी थ्योरम को आपको दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर का क्षेत्रफल जो है वो माध्यिका एई और माध्यिका पीटी के वर्ग के अनुपात में है। इसी थ्योरम को यहां पर आपके एक्सप्लेन किया जा रहा है अलग से। तो ये जो है आपके एक्सप्लेन, तो ये क्या है? ये माध्यिका, माध्यिका एई, जैसे हमने लिखा था मीडियन एई, मीडियन पीटी, वही चीज है। तो इसी थ्योरम को यहां पर आपके डिफाइन किया गया। नेक्स्ट में देखिए क्या है। नेक्स्ट थ्योरम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम जो होता है वो कैसे हम लोग जो है निकालते हैं या किस तरह से निकालते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से देखने को मिलते हैं कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है इस तरह का क्वेश्चन। अगर ए बी सी है कोई ट्रायंगल, इसका एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल, तो अर्धक किसको कहा जाता है? एंगल बाइसेक्टर। कौन सा एंगल बाइसेक्टर? इंटरनल। तो अगर हम इसके इंटरनल एंगल, अगर हम इसको पूरे को जो है इक्वल पार्ट बांट दे, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा एंगल हो गया, या ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। और ऐसे कंडीशन में अगर मान लीजिए डी पर कर रहा है, तो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम ये कहता है कि ए बी और ए सी का जो अनुपात होगा, ए बी या ए सी का जो अनुपात होगा, वही अनुपात बी डी और डी सी का होगा, वही अनुपात बी डी या डी सी का होगा। एक तरीका यह है इसको लिखने का। दूसरा तरीका यह है कि ए बी और बी डी का जो अनुपात है, ए बी और बी डी का जो अनुपात है, वही अनुपात ए सी और डी सी का होगा, वही अनुपात ए सी और डी सी का होगा, अगर कोण का ये अर्धक है, एंगल है। तो एंगल बाइसेक्टर होने पर चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इसमें सिर्फ इतना किया गया है कि बीडी को इधर ले आए हैं, एसी को इधर कर दिया है, बस देखिए इंटरचेंज कर दिया है, बीडी इधर आ गया है और एसी को इधर कर दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ये थ्योरम। तो चाहे आप ऐसे याद करें कि अगर कोई कोण का अर्धक होगा, डी पर मिल रहा है, तो ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वही बी डी और डी सी का रेशियो हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो आप इस थ्योरम को ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ये अर्धक है, डी पर मिल रहा है, तो ए बी और बी डी का जो रेशियो होगा वही ए सी और सी डी का रेशियो हो जाएगा। तो ये जो है आपके त्रिभुज का जो है आपके कुछ थ्योरम्स होते हैं जो कि यहां पर बनते हैं। अब देखिए ये थ्योरम बहुत ज्यादा यूज होता है और इस थ्योरम को जो है आपके इस्तेमाल भी हम लोग खूब करेंगे क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी खूब आते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये भी आ जाए कि ये आया कैसे, क्योंकि हमने प्रूफ नहीं किया। कुछ चीजें जो सिंपल होती हैं वो तो आप जानते हैं, ये सिंपल थ्योरम नहीं है, ये नॉर्मली आपको किताबों में नहीं मिलता है, तो इसलिए इसको हमें प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ करना भी देखिए बहुत आसान है, बहुत ईजिली प्रूव हो जाएगा ये।
ए बी सी और ये डी है। अब ये कह रहा है कोण का ये अर्धक है तो थीटा ये है तो थीटा ये है। अब क्या करें, इसको प्रूफ करने के लिए हम करने जा रहे हैं ये कि यहां से एक समानांतर रेखा खींचें और आगे एक्सटेंड कर दें इसके समानांतर पैरेलल, इसको ई मान लेते हैं। और अगर ये समानांतर रेखा है तो ऐसी कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी त्रिभुज अगर होता है तो इसको अगर हम जो है ये इसके समानांतर अगर है तो ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है। वही कॉन्सेप्ट यहां बन रहा है, ये आपके इसके समानांतर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये थीटा है तो इसलिए ये भी थीटा हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं। और अगर आप ये देखें ये z का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये एंगल बराबर है क्योंकि एकांतर कोण है, तो इसलिए ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो समझ गए, ये ट्रायंगल, अब हमने क्या किया, ये ट्रायंगल था, इसको हमने एक लाइन बना दिया जो इसके पैरेलल थी, पैरेलल करके आगे बढ़ा दिया है हमने। तो अब ये ट्रायंगल BCE और BCA BDA ये क्या हुआ, सिमिलर हो गया। तो ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, समरूप हो गया। इसमें थेल्स का थ्योरम लगा दीजिए कि AB और AE का जो अनुपात होगा वही BD और CD का अनुपात हो जाएगा। तो AB और AE का जो अनुपात है वही अनुपात BD और DC का हो जाएगा। थेल्स का लॉ आपने पढ़ा, प्रोपोर्शनेट लॉ, वही लगा दिया। अब ये पहले से दिया हुआ था कि ये कोण का अर्धक है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये थीटा थीटा हम लोगों ने माना था। और ये क्योंकि पैरेलल है इसके, तो इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये थीटा हो गया। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एकांतर कोण है, तो इस कोण के बराबर ये हो जाएगा थीटा। तो आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में ACE में ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इसके सामने की ये भुजा AC और इसके सामने की ये भुजा AE बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। सिमिलर, तो समद्विबाहु त्रिभुज बनने की वजह से ये कोण बराबर होने की वजह से ये भुजा बराबर है। तो AE की जगह आप क्या रख सकते हैं, AC। AE को अगर हम हटा दें, AC यहां पे रख दें, क्योंकि AE AC के बराबर है, तो आपका यही थ्योरम आ जाएगा। तो AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC, ये आपके प्रूफ हो गया। तो प्रूफ बहुत सिंपल है, बस आपको केवल समझना होता है। देखिए फिर से हम करके दिखा देते हैं, इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये थ्योरम बहुत इस्तेमाल होता है, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए किसी तरह की, इसलिए आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ये है, कोण का अर्धक अगर हमने बनाया, ये थीटा एंगल माना, ये थीटा माना, ये है A, ये है B, ये है C, D पर ये कट कर रहा है। तो AB, AC और BD और DC अनुपात बराबर होंगे। ये कैसे प्रूफ करें, प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, AD के समानांतर C से एक रेखा खींच दी ऐसे, और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ये कहीं ना कहीं पे आकर के यहां पर मिलेगी। तो ये जो है आपके मान लीजिए E पर मिल रही है। तो ये त्रिभुज BDE और BDA ये क्या हो गए, समरूप हो गए, सिमिलर हो गए, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। तो ट्रायंगल आप ये कह सकते हैं कि BCE इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDA। तो ये इसके सिमिलर है, इसका मतलब कि AB और AE का जो अनुपात होगा वही BD और CD का अनुपात हो जाएगा थेल्स के प्रमेय के अनुसार। तो AB और AE का जो अनुपात है वही BD और DC के अनुपात के बराबर हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट लॉ, थेल्स का नियम। फिर हमने क्या किया कि ये अगर इसके समानांतर है तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो है वही ये एंगल होगा, और ये Z का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये कोण जो है
इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो इस थीटा के सामने वाली ये भुजा और इस थीटा के सामने वाली ये भुजा दोनों बराबर हो गई। तो AC AE बराबर है। अगर AC AE बराबर है तो AE की जगह पर इसको हटा करके इसकी जगह AC रख दीजिए। जैसे AC रखा यही थ्योरम आ गया। देखिए AB AC का जो अनुपात होगा वही BD और DC का अनुपात हो जाएगा। तो ये थ्योरम बहुत कारगर है और बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इसलिए बहुत जो है आपके एक तरह से, जबकि प्रूफ करना भी बहुत आसान है, बहुत सिमिलर है। बस ये है कि आपको यहाँ पर ये एंगल कैसे बराबर हो गया कि अगर कोई दो त्रिभुज हैं और इसमें एक पैरेलल लाइन अगर हम खींच दें तो आपको पता है कि ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये बराबर होते हैं। वही चीज यहाँ किया गया है। तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, F का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। और ये जो है Z का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल के बराबर एक अंतर कोण ऑल्टरनेट एंगल, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है। तो थीटा ये भी आ गया, थीटा ये भी आ गया, इसके मतलब कि ये सम द्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से थीटा के सामने ये वाली भुजा, इस थीटा के सामने ये वाली भुजा, ये दोनों बराबर हो गई। तो AC AE के बराबर हो गई, इसके मतलब AC की जगह AE और AE की जगह AC आप रख सकते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, AE की जगह AC को पुट कर दिया। तो यहां पे आकर के ये थ्योरम आपके कंप्लीट हो गया। तो अब इस थ्योरम को जो है हम लोग यूज करते हैं। अब इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे ये हम लोग देखेंगे आगे।